1 getting the cells in parallel. Cells in parallel. Cells in parallel. देखो जैसे कि हमने कैपेसिटर्स में पैरेलल वाली बात देखी थी, रजिस्टर्स में पैरेलल वाली बात देखी, सेम उसी तरह सेल्स है। जैसे कि देखो अगर हम पहले एक दो रियल सेल बनाते हैं ना, सिंबल ही बनाते हैं ना, देखो अगर मान लो दो सेल ऐसे हैं, निप्पो का एक एवरेडी का है, देखो अगर सेल इस तरह से जोड़ें, देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इसके नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। मान लो एक और सेल बना दो, इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अच्छा, अब इसको जोड़ दिया हमने यहां से और यहां से, बल्ब से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हमने बनाया, ये बनाया सेल्स इन सीरीज वाला। क्या बनाया? सेल्स इन ये सीरीज है ना, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R2 और R3 है ना। कहने का मतलब ये है E1 R1, E2 R2 एंड E3 R3। तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है कॉन्टिन्यूअसली है, देखो एक ही सर्किट में है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस सर्किट में, ठीक है। तो ये सेल्स इन सीरीज, इन तीनों को हटा कर मान लो एक सेल से रिप्लेस करें, तो उस एक सेल का ईएमएफ होना चाहिए E1 प्लस E2 प्लस E3 होना चाहिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी की तरह हो जाएगा, जितना करंट अभी इधर अभी फ्लो कर रहा है उतना करंट तब फ्लो करेगा, है ना। लेकिन अब मान लो कि इसको इस तरह से अरेंज ना करके इस तरह से अरेंज कर लें, वही तीनों सेल्स है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या किया हमने, देखो इन तीनों को एक वायर यहां से निकाला, एक वायर यहां से निकाला और एक वायर यहां से निकाला, यहां बांध दिया, ठीक है। एक वायर ऐसा लिया, एक वायर ऐसा लिया, एक वायर ऐसा लिया, ऐसा बांध दिया, ठीक है। और जोड़ दिए किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से। अब ये तीनों सेल किस में आ जाएंगे? पैरेलल। कैसे आ जाएंगे? तीनों का एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से बंधा हुआ है, दूसरा टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट से बंधा हुआ है, तो these will be cells in parallel, these will be cells in parallel, है ना। तो ये पैरेलल सेल्स का एग्जांपल है, ठीक। अब इन तीनों को हटा करके मान लो एक सेल से रिप्लेस करें, जिससे कि अभी जितना करंट फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तब भी उतना ही करंट फ्लो करे, तो उसकी ईएमएफ कितनी होनी चाहिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वह भी हमको डेरिवेशन करके निकालना है। बात समझ कि नहीं है? ठीक है। तो लेकिन तुम प्रैक्टिकली समझाएगा ना कि तीन सेल को पैरेलल में कैसे लगाएंगे और तीन सेल को सीरीज में कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलो पहले दो सेल लेके समझेंगे, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। मान लो हमारे पास दो सेल हैं, सेल 1 इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल 2 इसको हमने एक कॉमन पॉइंट से बांध दिया, इधर दूसरे कॉमन पॉइंट से बांध दिया, ठीक है। ये तुम्हारा है E1 R1, E2 R2, ठीक है। और ये तुम्हारा है सॉरी
ये पॉइंट है x और 1। देखो दोनों सेल, अच्छा वहां जब सेल्स बनाते एक्चुअली में तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर दिखाते ना, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के कहाँ होता है, अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी है बाहर बनाने की, क्योंकि सिंबल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पहला सेल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पहला वाला सेल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अच्छा वो बंधा हुआ एक्स और वाई के बीच, दूसरा भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो भी कहाँ बंधा हुआ एक्स और वाई के बीच, है कि नहीं है। अच्छा मान लो कि कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, कितना फ्लो कर रहा है, आई, मतलब उस एक्सटर्नल रेजिस्टर से आई फ्लो कर रहा है, फिर इधर भी आई जा करके फिर अब इंडिविजुअल सेल्स में कुछ और हो जाएगा। अच्छा मान लो कि इन दोनों को हटा करके एक सेल से रिप्लेस कर दें, कितने सेल से रिप्लेस कर दें, एक सेल से रिप्लेस कर दें, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ई इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं है। अच्छा अगर ये पॉइंट एक्स और वाई है, ये पॉइंट पे क्या है, एक्स और वाई ही है बेसिकली, वेरी गुड। अच्छा यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ से भी कितना करंट फ्लो करना चाहिए, आई फ्लो करना चाहिए, तभी बोलेंगे वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अच्छा तो बेसिकली ये दो जो पॉइंट है वही सेल के अक्रॉस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, वी, जिसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं ना। बेसिकली ये जो दो पॉइंट है इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि कैपिटल लेटर वी से डिनोट करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अच्छा ये दो पॉइंट एक्स और वाई है, इन दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी, होगा कि नहीं होगा, फिर इतना बनाओ। देखो बच्चे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि मान लो यहाँ से करंट आ रहा है I1, कितना करंट आ रहा है, और इस वाला ये वाला सेल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, I2, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, I2, तो I1 और I2 मिलकर क्या बन रहा है, I बन रहा है, और उधर से घूम करके जब I आ रहा है तो फर्दर किस में टूट जाएगा, I1 और I2 में, है कि नहीं है। अच्छा इन दोनों सेल को रिप्लेस करके वो सेल बना है, इसलिए सिंपली यहाँ सिंपली क्या लिखे, I लिखे, ठीक है। अच्छा तो अगर हम इस पहले सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, कितना है, V है ना, तो हम फर्स्ट सेल के लिए क्या ले सकते हैं, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1 होगा कि नहीं होगा, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ से देखो इसको इधर लेकर के, तो I1 R1 क्या हो जाएगा, E1 माइनस V होगा कि नहीं होगा, R1 को नीचे भेज दो, तो I1 क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। अच्छा उसी तरह देखो अगर पहला सेल जैसा लगा वैसा ही दूसरा सेल लगा हुआ है, तो दूसरे सेल के डायरेक्टली लिख सकते हैं I2 इक्वल्स टू E2 बाय R2 माइनस V अपॉन R2। शुरुआत कहाँ से होगा, V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2 से, है कि नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले वाले सेल के लिखा वैसा ही हम लोग दूसरे वाले सेल के लिए क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि I2 इक्वल्स टू E2 बाई R2 माइनस V अपॉन R2, है कि नहीं। अच्छा I1 प्लस I2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, जोड़ लो, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। I1 में तुम्हारा E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 कितना है, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अच्छा I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 का ही नहीं होगा,
E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अच्छा, माइनस बी कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो माइनस बी हमने लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 लिखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, वैसे तो इसके हमको नीचे लिखना चाहिए था, पर हम इसके ऊपर लिख रहे हैं ना इस वाले के लिए। अगर इसके लिए देखो तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e माइनस आई आर, होगा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक है, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e माइनस आई आर, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट को इधर लेकर के आओ, ठीक है। तो v उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। यहां से आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करो, आई की जगह आई है, माइनस की जगह माइनस है, v की जगह v है। इसका मतलब कि e इक्विवेलेंट अपन r इक्विवेलेंट की जगह ये पर ये है, इसका मतलब e इक्विवेलेंट अपन r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 1 अपन r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पास में क्या नहीं है, लिखो। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि जब सेल्स पैरेलल में हो, जब सेल्स पैरेलल में हो, तो उस केस में E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये 2 सेल के लिए, 3 सेल होता तो E3 अपॉन R3, 10 सेल होता तो कंटिन्यूसली ऐड करते करते E10 अपॉन R10, होता ही नहीं होता। तो 2 सेल के लिए जैसा होगा वैसे ही 5 सेल के लिए होगा, वैसे 10 सेल के लिए होगा, वैसे कितने भी सेल्स है उसके लिए होगा। अच्छा, और 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाई किसके बराबर, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये तो वही वाला हो गया जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते थे, है ना। तो पैरेलल में भी फॉर्मूला था कि नहीं था, ठीक है। और जोड़ोगे तो और हो जाएगा, है ना। 3 रेजिस्टर्स हो गए तो 1 बाय R3, 4 सेल होगा तो 1 बाई R4, ठीक है ना। इसको लिखो, अब 2 सेल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ेंगे ना, ये तो कितने भी सेल्स के लिए जनरल फॉर्मूला होगी, ठीक है। ठीक है बच्चे। अच्छा, फॉर 2 सेल्स, फॉर, देखो पहले तो चलो अभी लिख देते स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है, उसी में सब कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर n सेल्स हो तुम्हारे पैरेलल में, ठीक है, इफ n cells are in parallel, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन
प्लस E2 अपॉन so on and so forth प्लस En अपॉन Rn, है कि नहीं है? और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस so on and so forth 1 अपॉन Rn हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं यहाँ पर 2 सेल है, यहाँ 2 सेल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो हम क्या कर सकते हैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट को यहाँ पे सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लो, उसको यहाँ पुट कर दो, फिर वहां लेकर के जाओ सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के नहीं समझना है बात। देखो यहाँ ई इक्विवेलेंट में आर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, यहाँ 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पुट कर दो, आ गया, उसको वहां भेज दो, सिर्फ क्या आएगा ई इक्विवेलेंट, क्या आएगा ई इक्विवेलेंट, तो उसका डायरेक्टली लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर 2 सेल्स इन पैरेलल, 2 सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, तो सिर्फ 2 सेल पैरेलल में हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो वही याद रखना है, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, उल्टा है ना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 है ना, ये 2 सेल जब तुम्हारे इसमें अच्छा, और अगर सिर्फ 2 सेल हो तो आर इक्विवेलेंट मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ये तो पैरेलल वाला कंडीशन है ना, अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में हो तो क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, चल तीसरा स्पेशल केस है ना, थर्ड। अच्छा, मान लो कि कई सारे सेल्स आइडेंटिकल हो और पैरेलल में लगे हों। देखो कई सारे सेल्स आइडेंटिकल और सीरीज में लगे हों, इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं ना कल, कि मान लो कि 10 सेल लगे हैं सीरीज में, आइडेंटिकल हैं, तो नेट ईएमएफ की जगह 10E और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10R, है कि नहीं है? अच्छा, लेकिन उसी तरह से अगर 10 आइडेंटिकल सेल हो या 50 आइडेंटिकल सेल हो, या इन जनरल n आइडेंटिकल सेल्स किस में हो, पैरेलल में हो। इफ n identical cells are in parallel, किसमें हो, पैरेलल में। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होगा। तो मान लो कि ये पहला सेल है
E1 सॉरी ER, इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ऐसे होते होते बहुत सारे हैं ना। सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R। EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक, अच्छा N है, कितने हैं N। तो अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना। देखो अगर दो इक्विवेलेंट सेल होता तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता, 1/R1 जो कि R है, प्लस 1/R2 जो कि क्या है वापस से R है, तो 2/R होता कि नहीं होता। अच्छा हमको R इक्विवेलेंट चाहिए, यहाँ पर क्या 1/R इक्विवेलेंट, उल्टा करते तो 2/R के बजाय क्या हो जाता R/2। तो दो आइडेंटिकल सेल अगर लगा होता पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता R/2। 3 होता तो R/3, 10 होता तो और N होता तो R/N। बात समझ कि नहीं है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि अगर N आइडेंटिकल सेल्स तुम्हारे पैरेलल में लगे हो तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता इंटरनल वो होता R/N। होता कि नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब हमने फॉर्मूला पढ़ा, देखो ये वाला यहाँ लिखा हुआ ये पैरेलल में। अब E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा अगर सिर्फ दो सेल होता, एक सेल होता तो E/R, एक सेल होता तो, दो सेल होता तो E/R प्लस E/R क्या होता 2E/R। 3 सेल होता तो, और N सेल होता तो, वेरी गुड। ऐसे केस में ये हो जाता E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NE/R। आई बात समझ में नहीं आई। अच्छा R इक्विवेलेंट तुम ऑलरेडी निकाल के रखो, कितना है R/N, पुट करो पर है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो पहले है ना, देखो इसको देखो, ये जो है ना R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू है यहाँ 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 पुट करो है ना, इसकी जगह पुट करो। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/N इक्वल्स टू उधर क्या है NE/R। देखो ये N जाएगा यहाँ, देखो ये N कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से ये N से N क्या हो जाएगा, तो यही कैंसिल कर दो, और ये R से ये R क्या हो गया, तो इक्विवेलेंट कितना आया E आया। इंटरेस्टिंग। तो इससे क्या पता चला कि अगर N आइडेंटिकल सेल तुम्हारे पैरेलल में लगे हों तो उन सबका इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना एक का EMF है। पास में नहीं है, मतलब 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 50 लगा दिए, लेकिन तब भी नेट EMF कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा। आई बात समझ में नहीं है, ठीक है। जितना एक का उतना ही, टोटल को पैरेलल में लगाने के बाद भी उतना ही, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देखो कहने का मतलब, देखो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF। इसका मतलब देखो यहीं पर, पहले इसको उतार लो फिर बताते हैं, इसको मिटा देंगे यहाँ पर है। इस रूम में ना वॉलपेपर लगाने का सोच रहे हैं, कौन से कलर का वॉलपेपर अच्छा होगा। या अगर तुमको कोई फ्लिपकार्ट वगैरह में कुछ पसंद आया तुमको लिंक भेज देना, तो ठीक है।
जैसे कि बहुत ज्यादा फूल पत्ती वजह से नहीं चाहते कि फिर रूम बहुत ज्यादा छोटा लगेगा, है ना। सोच रहे हैं कि जो प्लेन वाला ना उससे ज्यादा सही रहेगा। एक आठ तो देखे लेकिन कुछ वैसा पसंद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, पहले तो लगाएंगे, फिर इस दीवार में लगाएंगे, इस दीवार में लगाएंगे और बाद में इस दीवार में लगाएंगे, ठीक है ना, लास्ट में। लेकिन पहले इस दीवार उस दीवार में पक्का पक्के मतलब श्योरली लगाएंगे दोनों दीवार पे। रूम को ना थोड़ा सा ठीक कर देंगे। सुन लो वही लोग तो पूरा बेंच रंग दिया है। चलो इसको लिखे। तो हमको याद रखना है कि अगर एन आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगे हों तो पूरा लगने के बाद जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो एक सेल की ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। पर इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, है ना, वो उतने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आर बाय एन हो जाएगा, 2 होगा तो आर बाय 2 होगा, 3 होगा तो आर बाय 3 होगा और 10 होगा तो आर बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेहान लिखे। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लो 100 सेल इस तरह से लगे हुए हैं ना, मान लो तुम्हारे पैरेलल में, इन सब को रिप्लेस करके अगर एक सेल से रिप्लेस करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो ई ही होगा। कितना होगा? ई होगा। लेकिन जो उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? आर बाई एन। मान लो देखो अगर 100 लगा है, कितना लगा है? 100, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 बाई 100, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई? सबका मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, ऐसे कितने सेल्स तक आए? 100। तो एक का कितना हो जाएगा? 100 बाई 100, 1 ओम हो जाएगा। हाँ, ये एन से ये एन कटेगा, ये आर से ये आर कटेगा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ई के बराबर, ठीक है। इसको बक्से में कस दो। अब जैसे कि मान लो चौथा, तो कितने भी सेल्स है ना हमारे पास? E1 R1, अच्छा मान लो कि इन सेल्स को तुम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से लगा दिए, है कि नहीं? तो इससे करंट आ रहा I, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। अच्छा तुम इस तरह से सेल्स को लगाओ या इनका इक्विवेलेंट लगा दो, बात बराबर है कि नहीं है? बात बराबर है? बात कैसा है? बराबर, ठीक है ना। अच्छा मान लो कि सब के सब अगर आइडेंटिकल हो, सब के सब क्या हो? तो सबका ई और आर बराबर होगा। सबका ई आर क्या होगा? ऐसे केस में ई इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा? ई, अब जस्ट पढ़े, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर बाई एन। तो आप देखो करंट कितना फ्लो करेगा? आई। देखो आई कितना फ्लो करेगा? आई हो जाएगा तुम्हारा ओम्स लॉ से V अपॉन आर।
बी अपॉन, अच्छा बी कितना है ई, और आर कितना है आर प्लस आर, आर प्लस, तो आर प्लस आर बाई एन होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा i इक्वल्स टू, देखो n इंटू आर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये n कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो n इंटू ई अपॉन एन आर प्लस, हाँ स्मॉल आर, स्मॉल, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा करंट थ्रू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। This will be the current through the external resistance in case of an identical cells in parallel, ठीक है ना। इसमें है ना मेंशन कर देते हैं, सब सेल्स कैसे हैं आइडेंटिकल, है ना। ठीक है, देखो अब जब सेल्स इन, लिखो निहाज लिखो, लिखते हैं सर व्यवहार सुना तभी से सुनते हैं ना, मुझे बाहर लिखते हैं, तुम लोग लिखते हैं, पास लिखते हैं। अरे बात है काम सुनते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, जब हम लोग सेल्स इन सीरीज पढ़े थे तब एक समय में हमने एन आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में लगाए थे, उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा था। देखो पीछे कॉपी में देखो है कि नहीं, है ना। ई ई ई देखना होगा यहाँ पर ना, ईएमएफ कितना है ई, ठीक है। तब उस केस में आई कितना आया था, हाँ तब देखो एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर आया था। यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही आया लेकिन थोड़ा सा फर्क के साथ। अब हाँ एन के साथ क्या आ गया, कैपिटल आ गया। अच्छा वहां देखो दो केस दिए कि नहीं लिए हैं, यहाँ पर भी कितना केस देंगे, दो केस देंगे, है ना। A and B। इफ मान लो कि एन आर जो है आर से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इफ एन आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है ना, ऐसा है तो आई देखो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन एन इंटू आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल आर तो नेगलेक्ट हो जाएगा, एन से एन क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा ई बाई कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बी देखो, बी
इफ एन आर इज मच मच स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर है ना, ऐसा है तो उस केस में यहां से देखो, यहां से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई, अच्छा अब ये तो खत्म हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, एन ई बार। अच्छा देखो, वहां पर भी बताए थे कि नेट ईएमएफ ज्यादा किस में है, इसमें कि इसमें है, नीचे वाले में। तो ज्यादा करंट किस में आएगा, इसमें आएगा। आई बात समझ में। तो अगर तुम्हारे पास कई सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, कई सारे आइडेंटिकल, ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, पिछले बार भी यही समझा थे। तो उसका कई सारे आइडेंटिकल सेल्स, अभी ना उस सीरीज में जुड़े हुए हैं ना पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तुमको बोला गया कि तुम उसको सीरीज या पैरेलल में तुम जोड़ो, लेकिन इस तरह से, लेकिन तुमको एक कंडीशन से बता दिया कि वो बोला कि देखो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम है, काफी कम है। मान लो वो 1000 है तो ये 1 ओम है, ऐसा है समझ लो। अब वो बोला कि तुम इसको ऐसे जोड़ो कि करंट मैक्सिमम हो, करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए तुम उसको कैसे जोड़ोगे, बात में कि नहीं है। अच्छा, अगर उसको उल्टा करो, अगर वो बताता कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ना इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बहुत ज्यादा है, मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10,000 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, अब अभी सीरीज या पैरेलल में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन तुम उसको अगर वो बोलता है कि इनको ऐसे जोड़ो कि मैक्सिमम करंट इससे निकले, तो तब तुम उसको कैसे जोड़ते, सीरीज में। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, तो इसका मतलब ना यहां से इस एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कई आइडेंटिकल सेल्स हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम है, तो अगर मैक्सिमम करंट निकालना है तो हम उसको किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है ना, लिखो। ठीक है, अब यहां देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं नोट, क्या लिख सकते हैं, नोट, है ना। क्या लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, if external resistance, देखो ये वाले स्टेटमेंट ना ज्यादा तुमको काम आएगा एमसीक्यू में और असर्शनिज्म में, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब तुम पैरेलल अरेंजमेंट करो। ठीक है, और अगर यहाँ पर होता है इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, है ना। ये बात, इस पर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अगर 2 सेल लगे हैं और एक उसमें से रिवर्स पोलैरिटी का, अच्छा देखो पहले तो ऐसे देखो, इसको रब कर दें, सबको रब कर दें, इधर से रब करना शुरू करते हैं।
अगर तुम्हारे पास मान लो एक सेल है E1 R1, एक दूसरा सेल है E2 R2, एक तीसरा सेल है E3 R3, पर ये भाई सब रिवर्स है। E1 E2 E3 ठीक है ना। अब 4 भी सेल हो सकता है जिसमें कि 2 रिवर्स्ड हो, 10 सेल हो सकता है जिसमें 3 रिवर्स्ड हो, है कि नहीं, 100 सेल हो सकता है जिसमें कि 50 रिवर्स्ड हो, कुछ भी। लेकिन हम तुमको जनरल कायदा बता देते, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो परिणाम देख लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि हमको पहले तो 1/r इक्विवेलेंट लिखना है। मान लो तो 1/r इक्विवेलेंट में पुराने वाले फॉर्मूले और अभी वाले फॉर्मूले में कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि सारे रजिस्टर्स किस में हैं, समझ लो, इंटरेस्ट पैरेलल में है। तो वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा। 4 होता तो 1/r4 होता, 10 होता तो 1/r10 तक जाता ऐड होते होते, है कि नहीं। लेकिन ये में फर्क पड़ जाएगा। देखो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, देखो तुम एक तरफ के पोलैरिटी को पॉजिटिव मान लो, तुम्हारी इच्छा, तुम किसको पॉजिटिव मानते हो। अगर तुम बोले सर जब पॉजिटिव वाला लेफ्ट हैंड साइड में और नेगेटिव वाला राइट हैंड साइड में है, तो हम उसको पॉजिटिव माने, क्या मानेंगे, तो उस हिसाब से E1 पॉजिटिव, E2 पॉजिटिव और E3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। या जरूरी नहीं तुम ऐसा मानो, तुम कहोगे नहीं सर हम ना इधर वाले सेल जब इधर पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है तो हम इसको नेगेटिव ही मानेंगे, तो ये -E1 हो जाएगा, ये -E2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +E3, है ना। तो तुमको कोई चुनना पड़ेगा, तुमको कोई एक ज्यादा अच्छा है कि जैसा हम लोग को देखने का आदत है वैसे वो क्या चुन लो, पॉजिटिव, इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। या इस तरह से जितने सेल्स इधर लगे होंगे उलट करके वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन, लेकिन अब हो जाएगा -E3 अपॉन R3, है कि नहीं है। अच्छा मान लो कि इन जनरल 10 सेल लगे होते हैं जिसमें 3 उल्टा होता, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R3, और जो जो सब उल्टा होता उसके सामने क्या लग जाता, बस माइनस, बस में कि नहीं है। अच्छा तो तुम बोलो कि सर मान लो कि हाँ ठीक है, यहाँ अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है, जीनत देखो उस ट्यूबलाइट को ढकना पड़ेगा, बस रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। तो हाँ अब यहाँ देखो, तुम बोलोगे सर ठीक है हमने इस तरफ वाले को पॉजिटिव माना, इस तरफ वाले पॉजिटिव माना, पर जो एक तो उल्टा बना लगा हुआ था ना उसका ए में बहुत ज्यादा था, हमने सब कुछ सॉल्व किया, क्या किया, सॉल्व किया, और ये भाई साहब ई इक्विवेलेंट आ गए नेगेटिव, क्या आ गए। इसका मतलब कि इन सब का जो कंबाइंड सेल बनेगा ना इक्विवेलेंट, उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इधर होगी और नेगेटिव पोलैरिटी किधर होगी, इधर होगी। पास में है कि नहीं है, नहीं समझे बात को, ठीक है। देखो कौन, अच्छा ठीक, लिख लो, है ना, आप छुट्टी दे देंगे वैसे वहां 5 मिनट में। तो बस 2 टॉपिक और बच रहा है इस चैप्टर में, उसके चैप्टर हो जाए कंप्लीट, है ना। लेकिन वो 2 टॉपिक ना थोड़ा सा लंबा लंबा है, तो 3 दिन समझ लो और लगेगा इस चैप्टर खत्म होने में। हाँ फिर एक छोटा वाला स्टार्ट करेंगे, एटम से न्यूक्लियस शुरू करते हैं ना। सेकंड वाला बुक को पढ़ाने में ज्यादा हम समझ नहीं लगेगा, क्योंकि एटम और न्यूक्लियस मिला करके 1 हफ्ता में खत्म हो जाएगा, 2 चैप्टर उधर, बहुत छोटा चैप्टर है। अच्छा 2 सेल होगा तो क्या होगा, जैसे E1 R2
माइनस E2R1 हो जाएगा, है ना, फॉर 2 सेल्स, ठीक है ना, जब 2 सेल लगे हो ऐसे इस तरह से ना। ठीक है, तो ये मान लो है E1R1, ये E2R2, किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी एक को नेगेटिव मान लो इसको पॉजिटिव मान लो, इसको क्या मान लिए, नेगेटिव मान लिए। तो R इक्विवेलेंट तो जैसा है वैसा ही होगा ना। R इक्विवेलेंट क्या था, R1 R2 अपॉन, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन E इक्विवेलेंट में देखो बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव है तो E1 R2, अब तब प्लस था, आज क्या हो जाएगा, E2 आई बात समझ में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स इन पैरेलल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस पर बेस्ड कल क्वेश्चंस करेंगे, वैसे क्वेश्चंस तो बोर्ड में आ चुके हैं पहले ना सीबीएसई में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, वी शैल मीट टुमारो इंशाल्लाह।